हम्म सोचिए एक ऐसे स्थान के बारे में जो जो हर साल विनाशकारी बाढ़ के पानी में डूब जाता है। मतलब जहां नदियां अपना रास्ता बदलकर पूरी की पूरी बस्तियां लील जाती हैं। हाँ। और फिर उसी स्थान के एक दूसरे हिस्से के बारे में सोचिए जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता है। जहाँ सूखे के कारण जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। बिल्कुल। हाँ। हाँ, एकदम दरारें पड़ जाती हैं। मतलब एक ही भूगोल के भीतर तबाही मचाता पानी और उसी भूगोल में पानी का भयानक अकाल। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो भारत के सबसे जटिल भौगोलिक विरोधाभासों में से एक है। हम बात कर रहे हैं बिहार के प्राकृतिक स्वरूप की। और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी चर्चा है। बिल्कुल है। और हमारे पास इस विस्तृत विश्लेषण के लिए जो स्रोत है वो बिहार एग्जाम्स वाला चैनल का एक बेहद जानकारी से भरा लेक्चर है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सुनने वालों को बता दूं कि ये चर्चा उनके भौगोलिक नजरिए को पूरी तरह बदल देगी। मैं तो कहूँगा कि ये जो विरोधाभास है यही इस पूरे विषय की धुरी है। हम्म। हम अक्सर भूगोल को सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरों और रटे रटाए आंकड़ों की तरह देखते हैं। हाँ, सिर्फ रटने वाली चीज मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जमीन का स्वरूप, वहाँ की नदियाँ, पहाड़ों की ढलान, ये सब मिलकर एक ऐसी मशीन की तरह काम करते हैं जो वहाँ के जनजीवन और पूरी कृषि को तय करती है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सा जिला कहाँ है, बल्कि ये समझेंगे कि वो वहीं क्यों है। सही कहा। हमारा उद्देश्य इस मशीन के पुर्जों को खोलकर देखना है। तो चलिए शुरुआत उस चीज से करते हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम की जीवन रेखा भी है और है ना सबसे बड़ा खतरा भी, नदियों का जाल। नदियों का जाल, हाँ। जब हम बिहार के नक्शे को देखते हैं तो गंगा नदी उसे बीचों बीच से बांटती हुई नजर आती है जैसे कोई इक्वेटर हो। मतलब ये सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक मुख्य नाली या ड्रेनेज स्पाइन की तरह काम करती है। एक ढलान वाली छत की कल्पना करें। जहाँ उत्तर से और दक्षिण से आने वाला सारा पानी अंततः बीच की मुख्य नाली में ही आकर गिरता है। गंगा के दक्षिण में पटना, नालंदा और गया जैसे जिले हैं, जबकि उत्तर में सिवान और चंपारण जैसे इलाके हैं। ये ढलान वाली छत का उदाहरण इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए एकदम सटीक है। गंगा वो केंद्रीय अक्ष है जिस पर राज्य का पूरा जल प्रवाह टिका है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तर और दक्षिण से आने वाली नदियों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है। स्वभाव में कैसा अंतर? देखिए, अगर हम उत्तर की नदियों को देखें, जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, तो ये सभी नेपाल की तरफ से आती हैं और इनका स्वभाव बेहद उग्र होता है। और दूसरी ओर दक्षिणी नदियां जैसे फल्गु, सोन, पुनपुन प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं और उनका प्रवाह बहुत शांत होता है। तो ये उत्तर की नदियों के इस उग्र स्वभाव का मुख्य कारण क्या है? स्रोत में ओम कोसी नदी का विशेष रूप से जिक्र है। 1954 में शुरू की गई कोसी नदी परियोजना का भी उल्लेख है, जो भारत और नेपाल का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। हाँ, 1954 का प्रोजेक्ट। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोसी प्रोजेक्ट 1954 से चल रहा है, तो फिर भी ये नदी हर साल बिहार के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों बनी रहती है? मतलब क्या प्रकृति के आगे इंजीनियरिंग बेबस है? ये बहुत अच्छा सवाल है। उम्म, इसके पीछे का कारण इंजीनियरिंग की कमी नहीं है, बल्कि हिमालय का भूविज्ञान है। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जो अभी भी बन रही है, राइट? एकदम सही। वहाँ की चट्टानें बहुत भुरभुरी और कमजोर हैं। जब कोसी जैसी नदियां उन ऊंचे पहाड़ों से एकदम खड़ी ढलान के सहारे नीचे उतरती हैं, तो उनके पानी में अकल्पनीय गति होती है। इस तेज बहाव के कारण वे पहाड़ों को काटती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट लेकर आती हैं। तो मतलब पानी के साथ साथ आधी पहाड़ी भी बहकर नीचे आ रही है एक तरह से। बिल्कुल। और जैसे ही ये नदी बिहार के समतल मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, जमीन की ढलान अचानक खत्म हो जाती है। पानी की गति कम होते ही वो सारा मलबा नदी के तल में जमा होने लगता है। और फिर नदी का रास्ता ब्लॉक हो जाता होगा। एग्जैक्टली। अब पानी तो रुकेगा नहीं, तो नदी उस गाद के ढेर को छोड़कर एक नया रास्ता बना लेती है। 1954 की परियोजना के तहत हमने तटबंध बनाए, लेकिन वे ढांचे पानी को रोक सकते हैं, उस लाखों टन गाद को नहीं जो हर साल नीचे आती है। बाप रे, ये तो एक भयानक प्राकृतिक चक्र है। हम एक भूगर्भीय प्रक्रिया को कंक्रीट की दीवारों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस गाद और पानी का असर जमीन और वहां की मिट्टी पर भी तो पड़ता होगा, है ना? बहुत गहरा असर पड़ता है, और यही विनाश का दूसरा पहलू है। इसी के कारण बिहार का ये हिस्सा कृषि के लिए वरदान साबित होता है। अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु में आता है
और इन नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से ये मैदान बना है। हाँ, जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। बिल्कुल। विशेष रूप से उत्तर में नेपाल की सीमा से लगा हिस्सा, जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता है, वो गन्ना, कपास और चावल की खेती के लिए बेहद उपजाऊ है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। अगर पहाड़ों से इतना सारा पानी लगातार नीचे आ रहा है, तो लॉजिक कहता है कि इस इलाके को हमेशा एक दलदल बने रहना चाहिए। पानी वहाँ जमा क्यों नहीं रहता? यहाँ मिट्टी की संरचना का खेल है। पहाड़ों से उतरते समय नदियां सबसे बड़े पत्थरों को पहले छोड़ती हैं, जिसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। वहां पानी उन पत्थरों के नीचे से बहता है। अच्छा, तो पानी अंडरग्राउंड टाइप हो जाता है? हाँ, और जब वो तराई क्षेत्र में वापस सतह पर आता है तो वो दलदल नहीं बनाता, क्योंकि जमीन की हल्की ढलान उस पानी को आगे गंगा की तरफ धकेल देती है। इससे एक ऐसी मिट्टी तैयार होती है जिसमें नमी होती है, लेकिन पानी सड़ता नहीं है। क्या बात है! गन्ने और चावल को ठीक इसी तरह की जमीन चाहिए होती है। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास उभर कर आता है। कैसा विरोधाभास? अगर सबसे उपजाऊ नमी वाली जमीन उत्तर में है, तो सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन भी वहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार में चावल का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिणी जिले रोहतास में होता है। रोहतास में तो तराई मिट्टी भी नहीं है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान प्राकृतिक कमियों को कैसे दूर कर सकता है। रोहतास की कहानी सिर्फ मिट्टी की नहीं है, बल्कि सिंचाई के बुनियादी ढांचे की है। रोहतास के पास से सोन नदी गुजरती है। अच्छा, हाँ, सोन नदी। हाँ, और अंग्रेजों के जमाने से ही सोन नदी पर एक बहुत ही वैज्ञानिक नहर प्रणाली विकसित की गई। उत्तर बिहार में जहां किसान बाढ़ के खौफ में रहते हैं, रोहतास के किसानों के पास नहरों के जरिए पानी का एक नियंत्रित स्रोत है। यानी वहाँ पानी प्रकृति के भरोसे नहीं है बल्कि एक स्विच की तरह है। हाँ। जब चाहिए तब मिल गया। बिल्कुल सही। नियंत्रित सिंचाई और आधुनिक कृषि, इन सब ने मिलकर रोहतास को चावल उत्पादन में सबसे ऊपर ला खड़ा किया है। और ये जिला सिर्फ कृषि में ही आगे नहीं है। हाँ, स्रोत में ये भी बताया गया है कि रोहतास की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट पूरे राज्य में सबसे अधिक है। और भौगोलिक रूप से भी ये जिला बहुत अनोखा है। यह उत्तर प्रदेश के साथ एक छोटी सीमा बनाता है और झारखंड के साथ एक बहुत बड़ी सीमा। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो राज्य के नक्शे की बाहरी सीमाओं को भी समझना चाहिए। अगर हम उत्तर में नेपाल सीमा को देखें तो पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और अररिया नेपाल से मिलते हैं। लेकिन एक बहुत आम भ्रम पूर्णिया जिले को लेकर होता है। पूर्णिया को लेकर कैसा भ्रम? क्या वो नक्शे में नेपाल के बहुत करीब दिखता है? हाँ, अगर आप नक्शे को सरसरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि पूर्णिया नेपाल को छू रहा है, लेकिन तकनीकी रूप से वो सीमा से थोड़ा नीचे रह जाता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों से चूक जाता है। ये सच में बहुत काम की जानकारी है। और जब हम नेपाल सीमा की बात कर रहे हैं तो एक और धारणा टूटती है। जब भी हम बिहार और पहाड़ियों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग तुरंत दक्षिण की ओर झारखंड सीमा पर चला जाता है। पठारों की तरफ, राइट? हाँ, लेकिन स्रोत बताता है कि राज्य के एकदम उत्तरी सिरे पर चंपारण के हिस्से में नेपाल सीमा के पास सोमेश्वर श्रेणी स्थित है। बिल्कुल। सोमेश्वर श्रेणी दरअसल शिवालिक पर्वतमाला का ही एक विस्तार है। ये कोई छोटा मोटा टीला नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर पहाड़ी इलाका है। यहीं रामनगर, दून और दून घाटी जैसी संरचनाएं भी हैं। और इसी पहाड़ी और जंगली इकोसिस्टम के बीच मौजूद है बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो 1973 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है। मुझे तो ये एक अकेले रक्षक या लोन गार्डियन की तरह लगता है। लोन गार्डियन, ये बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। वाल्मीकि नेशनल पार्क का महत्व सिर्फ बाघों को बचाने तक नहीं है। ये पूरा जंगल उस कमजोर जमीन को बांध कर रखता है और नदियों के तेज बहाव को धीमा करता है। प्रकृति का पहरा दे रहा है एक तरह से। लेकिन प्रकृति के इस संतुलन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे आंकड़े मिलते हैं जो आम धारणाओं को तोड़ते हैं। एक तरफ नदियां बाढ़ लाती हैं और दूसरी तरफ औरंगाबाद जिले में सबसे कम बारिश होती है। और जमुई जिले में सिंचाई की क्षमता सबसे कम है। ये जल संसाधनों के असमान वितरण का चरम उदाहरण है। औरंगाबाद में सूखे के पीछे हवाओं का विज्ञान काम करता है। हवाओं का विज्ञान? मतलब मॉनसून की हवाएं वहां पहुंचती ही नहीं है। देखिए, जब मॉनसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं तो वे पूर्वी हिमालय में भारी बारिश करती हैं। जब तक ये हवाएं
बिहार के इन दक्षिणी जिलों की ओर बढ़ती हैं, वे अपनी नमी खो चुकी होती हैं। अच्छा, तो मतलब बारिश का पानी खत्म हो जाता है हवा में। हाँ, और दक्षिण के पठारों के कारण एक वृष्टि छाया या रेन शैडो क्षेत्र बन जाता है। नतीजा ये होता है कि राज्य का एक हिस्सा बाढ़ में डूब रहा होता है और औरंगाबाद जैसे हिस्से सूखे का सामना कर रहे होते हैं। इतने पानी वाले राज्य में संसाधनों का ये कैसा असमान वितरण है, और जमुई में तो सिंचाई भी कम है। खैर, बुनियादी ढांचे की बात करें तो स्रोत में अब्दुल बारी पुल का उल्लेख है, जो सोन नदी पर बना है। हाँ, सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर सफर तय करके बिहार में गंगा से मिलती है। ये एक प्रमुख दक्षिणी नदी है। और नदियां सिर्फ पानी नहीं लाती, संस्कृति भी लाती हैं। गया जिले का नाम अब गयाजी हो गया है, जहां फल्गु नदी के किनारे पितृपक्ष का मेला लगता है। भूगोल कैसे हमारी आस्था से जुड़ जाता है, ये उसका सटीक उदाहरण है। बिल्कुल, और भूगोल और संस्कृति के इस जुड़ाव में जीआई टैग्स की बात भी आती है। वो अक्सर लोग मानते हैं कि काला नमक चावल बिहार का है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का उत्पाद है। हाँ, ये एक आम भ्रम है, जबकि बिहार की पहचान शाही लीची से है, जो मुजफ्फरपुर से जुड़ी है। वहाँ की मिट्टी ही वो स्वाद पैदा करती है। अगर हम इन तमाम विविधताओं को एक साथ रखकर आकार की बात करें, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का सटीक 2.86% है। और इस छोटे से 2.86% पर भारत की 9% आबादी रहती है। मतलब संसाधनों पर कितना भयानक दबाव है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? बिहार केवल एक मैदानी इलाका नहीं है, ये बाढ़ और सूखे का एक जीवंत इकोसिस्टम है। एक बहुत ही जटिल इकोसिस्टम। हाँ, और इसी जटिलता से एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, जो स्रोत में भी पूछा गया था। केसरिया चौर आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड बिहार के किस जिले में है? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण या वैशाली? वेटलैंड्स बहुत जरूरी होते हैं ना? बहुत ज्यादा। आर्द्र भूमियां बाढ़ के पानी को सोखने और सूखे में पानी देने का प्राकृतिक स्पंज होती हैं। तो सुनने वालों को ये सोचना चाहिए कि ये केसरिया चौर आखिर कहाँ है, और क्या बिहार की बाढ़ की समस्या का समाधान इन्हीं भूली बिसरी आर्द्र भूमियों को बचाने में छिपा हो सकता है? आप लोग खुद इस पर और खोजबीन करें। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।